नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज फिर हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एसएससी की एग्जाम में पूछा गया सवाल है और हमको कंपैरिजन करना है। तीन वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं पी, क्यू और आर। तो सवाल पूछता है कि पी, क्यू और आर का जो ऑर्डर है, बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में जवाब देना था। तो मैं पी, क्यू और आर की वैल्यूज़ एक बार बोर्ड पर लिख देता हूँ। पी की वैल्यू सवाल ने कहा क्या दे रखी दोस्तों, 96/95 इंटू कितना 97। फिर सवाल ने कहा क्यू की वैल्यू है 97 कितनी दे रखी है 96 इंटू 98, 96 इंटू 98 और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 1/97, 1/97। तो क्वेश्चन को देखिएगा सामने। P की वैल्यू 96/95 गुणा कितना 97, Q की वैल्यू 97/96 इंटू 98 और R की वैल्यू दे रखी है 1/97। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब एग्जामिनर ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप डिवाइड करें इनको, Q को भी डिवाइड करके सोल्व करें या फिर R को भी डिवाइड करके सोल्व करें और जो वैल्यूज़ दशमलव में आ रही होंगी आप वो सोल्व करते रहें और सोल्व करने के बाद आप बताएं कि P बड़ी है, Q बड़ी है या R संख्या बड़ी है। तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल क्लियर है। अगर एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे ही आप इस प्रकार से पढ़ेंगे 96/95 इंटू 97, 97/96 इंटू 98, तो ये दोनों संख्याओं को जैसे ही पढ़ा तो मैं जान चुका हूँ इसमें P सबसे बड़ा है, Q सबसे बीच में संख्या आएगी और R क्या है, सबसे छोटी संख्या। कैसे? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं दोस्तों, ये संख्याएं देखो कैसे हैं, 96 से 1 कम, 96 से 1 ज़्यादा, 97 से 1 कम, 97 से 1 ज़्यादा। तो मैं इस डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर हैं इनको ऐसे लिखूंगा। न्यूमरेटर को एज इट इज रख दीजिए 96 क्या मैं 96 का स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ? हाँ है ना। आप कहोगे ऐसे कैसे? आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस क्या कर दो, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी 97, a माइनस बी कितना 95। क्लियर है ना, बात को समझ पाए? ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। तो वैसे ही माइंड में इसको अगर आप सोल्व कर रहे होंगे तो ये क्या 97/97 का स्क्वायर -1 बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर लगाना चाहो स्क्वायर लगा दो या ना लगा दो, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 97 + 1 क्या 98, 97 - 1 कितना 96। अब इसको और मैं सरल शब्दों में कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 1/96 - 1/96। हाँ है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कैसे? आपने कहा जी ऊपर नीचे 96 से भाग कर दो। अगर 96 से भाग करूँगा तो ये क्या बनेगा 96 - 1/96, ये क्या बनेगा 1/97 - 1/97। और R आपको एज इट इज दे रखा है 1/97। 96 से कुछ कम, 97 से कुछ कम और डायरेक्ट 97। तो जो डिनोमिनेटर में आपके पास सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होती है। जैसे 1/2 और 1/3 में बात करूं तो 1/2 बड़ा आता है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर वो क्या है, छोटा। तो डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो संख्या क्या हो जाती है, बड़ी। ये क्वेश्चन आपको देखकर सोल्व करना चाहिए। कैसे? जैसे ही इसने कहा 96, संख्याएं एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, इसका मतलब a + b, a - b बनी होंगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a - 1/a। ऐसे ही 97 से कुछ कम है, 97 ऑलरेडी बड़ा, इससे कुछ कम है, हाँ है ना। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर ये वाला बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है, ये कंप्लीट ही 97 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी मेरी, R बन जाएगी। फिर क्या बन जाएगी, Q बन जाएगी और सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, P। तो जो आपके पास ऑर्डर बन जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा P इज ग्रेटर देन
Q इज ग्रेटर देन R। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं, यानी कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। कहता क्या है, साइन की पावर, पावर नहीं है, साइन 100 डिग्री दे रखी है। साइन कितनी दे रखी है? 100 डिग्री। माइनस क्या दे रखा है? साइन 40 डिग्री अपॉन दे रखा है कोस 100 डिग्री प्लस कोस कितना दे रखा है? 40 डिग्री। क्वेश्चन शायद यही है, बिल्कुल यही है। ध्यान से देखिए, चाहे आप 40 को पहले लिख दो या 100 को बाद में लिख दो, कोस में कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखिए, दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अगर आप प्रॉपर मेथड से जाएंगे तो आपको फार्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है जी? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी कितना? 140 बटा 2 कितना बनेगा? 70 डिग्री इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। 100 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा? 60 बटा 2 कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। और अपॉन क्या बन जाएगा? अपॉन बनेगा कोस सी प्लस कोस डी क्या बनेगा? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कितना बनता है? 70। और कोस क्या बनेगा? सी माइनस डी बाई 2 कितना? 30 डिग्री, हाँ है ना। तो ऐसे करके इन दोनों को काट दीजिए। साइन 30 बटा कोस 30 बनेगा टेंजेंट 30 डिग्री, और आंसर बन जाता है आपका इस प्रकार से, क्या? 1/√3। ये तो प्रॉपर मेथड से मैंने आपको करा दिया। जो फार्मूला आपका हुआ करता है उस फार्मूले की मदद से आप साइन सी माइनस साइन डी को एक्सपेंड कर दीजिए, कोस सी प्लस कोस डी को आप एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा टेंजेंट में, और आंसर आ जाएगा टेंजेंट 30 क्या होता है? 1/√3। तो मैं अब आपको एक और विकल्प बता रहा हूं, एक और अल्टरनेट बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को तुरंत देखकर सोल्व कर दीजिए। 100 और 40 का अंतर कितना? आप कहोगे 60। 60 को किससे भाग कर दो? हमेशा 2 से। आप क्वेश्चन को देखकर सोल्व करिए। अगर आपके पास साइन साइन कोस कोस माइनस प्लस है, साइन साइन और कोस कोस में ही आएगा रिजल्ट, तो आप इन एंगल्स का डिफरेंस देखिए। एंगल्स का डिफरेंस कितना आ गया? 60। 60 का क्या कर दो? आधा, हमेशा लगा दो टेंजेंट। आंसर आ जाएगा तुरंत टेंजेंट 30 कितना? 1/√3। यानी कि आपको बस एंगल्स का डिफरेंस देखना है। कल को यहाँ पर कुछ और आ जाए, यहाँ पर 100 की जगह 240 आ जाए, और यहाँ पर 40 की जगह कितना आ जाए? 210 आ जाए, तो अंतर आप कहोगे कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। 30 का आधा करेंगे कितना बनेगा? 15। तो आंसर कितना बनेगा? 15 डिग्री बन जाएगा, है ना। और अगर हो सकता है एक जगह आ जाए आपके पास साइन कितना? 45, और एक जगह कितना आ जाए आपके पास? साइन 135, तब भी आप सोल्व कर सकते हैं। एंगल का डिफरेंस बाय 2, और हमेशा क्या लगा दोगे? टेंजेंट। क्लियर है? ये दो क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। अगर नहीं तो जो मिस्टेक आप लोगों ने इस सवाल में की होगी वो मिस्टेक अभी मैं आपके आगे बता दूंगा। तो सवाल आपका एवरेज औसत से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है 40 संख्याएं हैं। 40 कैसी संख्या है दोस्तों? 2 डिजिट नंबर। 42 डिजिट नंबर है। और 2 डिजिट नंबर किस प्रकार से होते हैं? सपोज करिए ए और एक क्या है? बी। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, वंस और टेंस प्लेस सपोज करिए ए और बी है। सवाल कहता है 40 जो आपके पास 2 अंकों वाली संख्या है। कितनी संख्याएं हैं? 40 2 अंकों वाली संख्या। जब आपने इनको लिखा तो गलती से पलट कर लिख दिया। आपको लिखना तो था ए बी, आपने लिख कितना दिया? बी ए। आपने जैसे ही बी और ए लिखा तो जो ये आपके पास एवरेज है, एवरेज कम होगी। जैसे अगर मैं बात करूं 32 की, अगर आप 32 को पलट कर लिखेंगे तो क्या 23 नहीं लिख देंगे? अगर संख्या 32 थी, अगर संख्या 23 लिखेंगे तो आपने कुछ कम लिखा ना, है ना। तो जब भी 2 डिजिट नंबर, जब भी कोई 2 अंकों वाली संख्या को आप पलट कर लिखते हैं
तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 9 गुना होता है किसके, इन दोनों अंकों के अंतर के। हमेशा क्या होता है 9 टाइम्स। देख लीजिए अंतर कितना, 1, तो 9 गुना 1, इनका अंतर भी कितना बनेगा 9। ये कंप्लीट कंसेप्ट में मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर रखी है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ के लिए बस इतना समझ लीजिए, जो भी आपके पास 2 डिजिट नंबर है, अगर 2 डिजिट नंबर को आप पलट कर लिख देंगे, ऑर्डर को उलट कर लिख देंगे, तो या तो आपकी संख्या बढ़ जाएगी, किससे, 9 टाइम्स इनके अंतर के, या फिर कम हो जाएगी। तो सवाल ने कहा कम होगी, कितने से, 0.9 से। अगर एक संख्या 0.9 से कम हुई तो टोटल संख्याएं कितनी, 40। तो आप कहोगे जो टोटल सम कम हुआ होगा वो 40 गुना 0.9 कम हुआ होगा, हाँ है ना। मैंने कहा 40 संख्याएं और औसत 0.9 से कम हो रही, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 40 गुना 0.9। ये जो भी टोटल कम या ज़्यादा होगा वो 9 टाइम्स डिफरेंस ऑफ डिजिट होता है। डिफरेंस ऑफ डिजिट को मैं ले रहा हूँ क्या, x, यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो भी आपके पास ये x है, ये x वो डिफरेंस है इस a और b का। क्लियर है। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से आप कहेंगे डिफरेंस ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा, इस 9 से इस 9 को काट दीजिए, पॉइंट से 0 को काट दीजिए, x का आंसर आ जाएगा 4। यानी कि जो भी आपके पास 2 डिजिट नंबर था, जो भी आपके पास 2 डिजिट नंबर होगा, वो 2 डिजिट नंबर ऐसा होगा, उसके अंकों का जो अंतर होगा दोस्तों, उसके अंकों का अंतर क्या होगा, अंकों का अंतर 4 होगा। अब वो संख्याएं बतानी है, ऐसी संख्याएं कितनी पॉसिबल है। तो आप कहोगे एक संख्या हो सकती है 1, एक संख्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। लेकिन आप कहोगे एक और इन दूसरी अंक जो होगी उनका अंतर 4 होना चाहिए, तो पहली संख्या क्या 15 नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब ध्यान से देखिए, सवाल ने कहा कि आपका कम हुआ है, आपका क्या हुआ है, कम। तो आप 15 से 51 नहीं करेंगे, आप 51 से 15 कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपने पलट कर लिखा होगा वो 51 को पलट कर लिखा होगा क्या, 15, तभी तो कम हुआ ना। 51 को 15 लिखेंगे तभी तो आपकी संख्या क्या हो रही है, कम। तो इसने यही कहा संख्याएं बताइए। अगर एक संख्या 5 है तो फिर यहाँ पर आप कहोगे वंश पे अगर 2 लेंगे तो क्या यहाँ पर 6 नहीं लेना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों के अंक का अंतर कितना बनेगा, 4। तो यही संख्याएं बतानी हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं कि 40 संख्याओं को जब पलट कर लिखा तो कम हो जाए कितने से, 0.9 से। तो ऐसी ऐसी संख्याएं अब मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। अब तीसरी संख्या के लिए यहां पर क्या लिख लीजिएगा, 3 लिख लें, हाँ ना। अगर 3 लिखेंगे तो यहां पर कितना बनेगा, 7 बनना पड़ेगा। फिर आप कहोगे यहाँ पर वंस प्लेस पर 4 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। अब भी अंतर कितना आ रहा है, 4। अगली संख्या की अगर मैं बात करूँ तो कितना बनेगा दोस्तों, 5 बन जाएगा, और 5 के साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। यानी कि आपने देखा 1 2 3 4 5, 5 ये ऐसी संख्याएं आपने काउंट की जहाँ पर अंकों का अंतर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। और सवाल से हमने यही निकाला कि अंकों का अंतर 4 होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा। कैसा पॉसिबल होगा, उन 40 संख्याओं में से जब पलटकर लिखेंगे तो अंतर कितने से कम होगा, एवरेज 0.9 से कम होगी। अब एक संख्या ऐसी है, यहां पर लिख देता हूं मैं 40। क्या 40 भी 2 अंकों वाली संख्या है, बिल्कुल है। तो सवाल ने 2 डिजिट नंबर बोला है, तो 40 भी 2 डिजिट नंबर है। चाहे पलट देने के बाद 2 डिजिट नंबर रहे ना रहे, लेकिन 40 अगर 2 डिजिट नंबर था तो पलटकर 04 लिखा गया होगा। ये भले ही 2 डिजिट नंबर ना हो, लेकिन 40 को मैं 2 डिजिट नंबर लेके चल रहा था और इनके अंकों का अंतर भी कितना आ रहा था, 4। तो आपके पास छठवीं संख्या कौन सी बन जाएगी, 40। तो ऐसी ऐसी 1 2 3 4 5 और कितनी, 6, यानी कि 6 संख्याएं पॉसिबल हैं जिनकी अंकों का अंतर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। और अंकों का अंतर 4 बनने का मतलब है इसी प्रकार
किस प्रकार, अगर अंकों का अंतर कितना बनेगा 4, अगर अंकों का अंतर 4 बनेगा तभी आप इन 2 डिजिट वाली अंकों को पलट देने से एवरेज कितने से कम बता पाएंगे 0.9 से। अदरवाइज 40 डिजिट 40 संख्याओं की एवरेज कितने से कम नहीं होगी 0.9 से कम नहीं होगी। अगर 0.9 से कम होगी, अगर 0.9 से कम होगी तो कब होगी, अगर 0.9 से कम होगी तो ये तब होगी जब उसकी अंकों का अंतर कितना बन रहा होगा 4 बन रहा होगा। अंकों का अंतर 4 कितने प्रकार से बन सकता है, इन 6 प्रकार से बन सकता है। ये वाला पॉइंट सभी ने गलत कर रखा था तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। 40 तो एक 2 अंकों वाली संख्या है, 0-4 भले ही 2 डिजिट नंबर ना हो लेकिन स्टार्टिंग में तो 40 2 डिजिट नंबर का काम करेगा और अंकों का अंतर भी कितना बन रहा है 4। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का कितना, आंसर आ जाएगा मेरे पास 6। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। सवाल है आपका लाभ एवं हानि से, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। सवाल ने कहा कि किसी तो वस्तु को क्या, चेयर और एक टेबल है, एक तो क्या है कुर्सी और एक क्या है मेज। चेयर को तो आप 10% लाभ पर बेच रहे हैं और टेबल पर आपने कितने प्रतिशत लाभ कमाया 20%। एक जगह तो 10% लाभ लिया है और एक जगह कितना परसेंट 20%। जो सवाल ने कहा उसने कहा जो भी आपने कुर्सी और मेज को बेचा वो एक मूल्य पर बेचा है। किस मूल्य पर बेचा है, एक समान मूल्य पर, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है सेम। जैसे ही कंडीशन सेलिंग प्राइस सेम मिलती है तो आपके पॉइंट में, आपके माइंड में एक पॉइंट कुछ ऐसा आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस के रेशियो को पलट देने से मेरे पास कॉस्ट प्राइस बन जाता है। मैंने क्या कहा, अगर सेलिंग प्राइस क्या हो सेम, अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपका सेम आ जाए तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये पॉइंट ध्यान में होना चाहिए। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस कंसेप्ट की मैं कभी फिर बताऊंगा। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस के रेशियो को एक्सचेंज कर देने से मेरे पास रेशियो किस चीज का आ जाता है, सीपी का, यही आ जाएगा। तो इसको मैं करता हूं साइड में। अगर कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए तो सेलिंग प्राइस रेशियो अगर सेम है, सेलिंग प्राइस अगर सेम है, विक्रय मूल्य अगर बराबर है तो उसके अनुपात को बदल दीजिए। किसके अनुपात को, विक्रय मूल्य के अनुपात को। तो जो अनुपात बन जाएगा वो अनुपात किसका बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस का बन जाएगा। अब आप सीपी को हमेशा 100% लेते हैं, क्यों, क्योंकि आप सबसे पहले वस्तु की खरीद करते हैं, ना कि वस्तु को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो पहले जो भी करेंगे उसी को मैं अपने आप में क्या मान लेता हूं 100%। तो पहले वस्तु की खरीद की जाती है, कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में क्या होता है 100%। सवाल ने कहा अगर सीपी 100% था तो 100 का 10% लाभ, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या 110% बना होगा, हाँ या ना। अगर 110 बना होगा तो अब सवाल ने कहा अगर सीपी 100 था तो टेबल पर 20% का लाभ, तो क्या आपके सेलिंग प्राइस का जो रेशियो बन रहा होगा वो 110:120 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर आपका 110:120 बनेगा तो ये रेशियो आया है मेरा सेलिंग प्राइस का। आपने अभी कहा जो रेशियो सेलिंग प्राइस का है उसको पलट देने से क्या कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, हाँ है ना। कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना बनेगा 120 अनुपात कितना 110। मैंने क्या कहा फिर से सुनिए, 10% लाभ पर वस्तु को बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस 110, 20% लाभ पर बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस 120। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, अगर विक्रय मूल्य सेम है तो अनुपात को पलटाने से आपके पास रेशियो बनेगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का। क्लियर है। अब इसका फायदा क्या होगा, 120 पर तो 10% का लाभ मिला था। अगर कॉस्ट प्राइस 120 हो, 10% यानी कि 12 रुपये का लाभ लेने का मतलब 132 रुपये में वस्तु को बेचा होगा, हाँ है ना। अब 110 पर अगर 20% का लाभ लेंगे तो क्या 22 का लाभ लेकर वस्तु को 132 रुपये में बेचा होगा, हाँ है ना। तो यहाँ पर भी आपने इस वस्तु को 132 रुपये में बेच दिया, यहाँ पर भी इस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया 132 रुपये में बेच दिया। तो आप क्या कहेंगे,
क्या सेलिंग प्राइस सेम आ गया? सवाल ने यही कहा था सेलिंग प्राइस सेम है। अगर सेलिंग प्राइस सेम आ गया तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, मेरे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा? 230 रुपये। उन दोनों वस्तुओं को आपने 230 रुपये में खरीदा होगा और 264 रुपये में क्या कर दिया होगा? बेच दिया होगा। अगर मैं आपको कहूं आप 230 रुपये में किसी वस्तु को खरीदकर 264 रुपये में बेच पा रहे हैं, क्या इसका यही मतलब हुआ 34 रुपये आप लाभ कमा रहे हैं? कितने रुपए का लाभ कमा रहे हैं? 34 का। किस पर? 230 पर। प्रतिशत के लिए क्या करोगे? गुणा 100। जीरो से क्या काट दो? 0, यानी कि 340/23% बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिख दो क्या? 23। 340 तक जाना है। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगर 10 होता यहां पर तो 230 नहीं बन जाता, हाँ है ना, लेकिन ये तो कितना है? 340। अब ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पर 15 ही ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं? 15, तो 345 बन जाएगा, जो कि बढ़ जाएगा। तो आप 15 से कम जो संख्या यहां पर लिख दीजिएगा 14 सही। अब यहां पर कितना बनाया जाए? 14 सही डैश बटा 23% बन जाए। तो 23 चौका कितना होता है? 92। 230 में 92 जोड़ दो, कितना? 322। 322 कितना कम है? 18, यानी कि प्रतिशत कितनी बन जाएगी? 14 सही 18/23% का क्या हो जाएगा? लाभ। जब आप 10% कुर्सी पर लाभ लें और 20% मेज पर लाभ लें और दोनों को एक समान मूल्य पर क्या कर रहे हो? बेच पा रहे हो। तो क्वेश्चन क्या था? अगर सेलिंग प्राइस सेम हो जाए, अगर सेलिंग प्राइस क्या हो जाए? सेम, तो विक्रय मूल्य सेम होने का मतलब होता है आप उसके कॉस्ट प्राइस के रेशियो पर अगर जाना चाहते हैं तो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो बनेगा दोस्तों, वो रेशियो सेलिंग प्राइस को एक्सचेंज कर देने से बन जाता है। क्लियर है? तो पॉइंट एक याद करना था, अगर ये कंडीशन होगी तभी आप रेशियो को एक्सचेंज करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक समान, तभी इस रेशियो को पलट देने से मेरे पास रेशियो किस चीज का आएगा? क्रय मूल्य का आ जाएगा। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, आइए एक साथ मिलकर करना स्टार्ट करते हैं। सवाल है, डायमीटर बढ़ा दिया कितने परसेंट से? 20% से। तो सवाल ने कहा क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताओ, किसके? वृत्त के। तो डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक चीज आपको नोट करनी होती है। सर्कल में चाहे आप रेडियस की बात करो, त्रिज्या की बात करो, चाहे आप डायमीटर की बात करो, या आप व्यास की बात करो, चाहे आप सरकमफ्रेंस की बात करो, चाहे आप सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि की बात करो, चाहे आप पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करो, चाहे आप किसी भी 2 डायमेंशनल लेंथ की बात करेंगे, तो जो आपके पास प्रतिशत इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो हर 2 डायमेंशनल लेंथ में सेम होता है। सवाल ने कहा डायमीटर 20% से बढ़ा दो। डायमीटर कितने परसेंट से बढ़ा दो? 20% से। अब ये मेंसुरेशन वाला रिजल्ट यहां पर ना लगा देना कि 20% अगर डायमीटर बढ़ा तो रेडियस तो आधा होता है, 10% बढ़ेगी, हाँ है ना? नहीं, ये एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। लेंथ की आपकी एग्जैक्ट वैल्यू अलग अलग हो सकती है। यहाँ से यहाँ तक 20% बढ़ेगी तो ये भी 20 से ही बढ़ेगी, ये भी 20 से ही बढ़ेगी, ये भी 20 से ही बढ़ेगी। तो जो भी आपके पास 2 डायमेंशनल लेंथ आ जाएगी, जो भी अगर 2 डायमेंशनल लेंथ की बात करूंगा तो वो हर एक लंबाई कितने परसेंट से बढ़ेगी? 20% से ही बढ़ेगी। तो एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं तो पाई होता है कांस्टेंट, r गुना r मेरे को क्या देगा? एरिया दे देगा। आर स्क्वायर ही तो एरिया देगा ना सर्कल का। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अनुपात पर काम करना है, प्रतिशत पर काम करना है, कंपैरिजन पर काम करना है। प्रतिशत से वैल्यू एग्जैक्ट का मतलब ही नहीं होता, सबसे बड़ी बात ही यही होती है। तो आप कहोगे रेडियस गुना रेडियस, अगर आपको एरिया दे रहा है तो रेडियस 20% से बढ़ा रहे हैं। अगर डायमीटर 20 से बढ़ा तो रेडियस भी कितने से? 20 से। सरकमफ्रेंस भी कितने से? 20 से। सेक्टर की लेंथ भी कितने से? 20 से। तो मैं यहाँ पर पहले ले लिया करता हूँ कंपैरिजन के लिए रेडियस को 10 और 10, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल 100 बन जाएगा और लास्ट में मैं प्रतिशत निकालनी नहीं पड़ेगी। अगर रेडियस 10 थी तो 10 से कितने से बढ़ा दी? 12। 10 का 20% कितना? 12।
फिर रेडियस 10 से कितनी हो जाएगी 12, 12 गुना 12 आज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 144। अब ध्यान से देखिए 10 10 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 100 बन रहा था, 100 से कितना ज़्यादा 44 ज़्यादा, प्रतिशत यही हो जाएगी, यानी कि कितने परसेंट से लेंथ बढ़ जाएगी 44% से मेरी लेंथ बढ़ जाएगी, किसकी सॉरी एरिया बढ़ जाएगा मेरा, किसका सर्कल का। अगर डायमीटर, अगर लेंथ, अगर रेडियस, अगर सरकमफ्रेंस 20% से बढ़ाएंगे तो जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में 44% की क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट हो जाएगी। एरिया कितने से बढ़ेगा 44% से। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। सवाल नंबर नेक्स्ट 6th नंबर ज्योमेट्री से रिलेटेड ये सवाल है और सवाल कुछ ऐसे कहता है, एक आपको दे रखा है स्क्वायर, एक आपको क्या दे रखा है वर्ग, और इस वर्ग की भुजा दे रखी है मुझे कितनी 4 सेंटीमीटर ले लो, 4 यूनिट ले लो, कुछ भी ले लो, 4 ले लो। तो अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, इसको क्या बोल दूं D, तो P पॉइंट कुछ इस प्रकार से हमको लेना है कि ये जो लेंथ बनेगी BP, ये जो लेंथ बनेगी BP और ये जो लेंथ बनेगी CP, ये मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। क्वेश्चन को साइड करते हैं। सवाल ने कहा ये जो लेंथ बननी चाहिए आपकी इस स्क्वायर में, इस भुजा पर P बिंदु इस प्रकार से लीजिए, BP प्लस CP की जो लेंथ बने ये मिनिमम बन जाए। मिनिमम लेंथ आपको बताना है। ये सवाल एग्जाम का पूछा गया सवाल है, खुद से नहीं लेके आया मैं, ठीक है ना। तो कहीं आपको ये लगे कि जी खुद से सवाल बना लेते हो, थोड़े मुश्किल हो जाते हैं ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं मुश्किल क्वेश्चंस देके आपका मनोबल तोड़ना चाहता हूँ, थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ ताकि प्रैक्टिस आप करेंगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। तो BP प्लस CP की लेंथ अगर मिनिमम मेरे को चाहिए तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये पॉइंट इस जगह पर होता, इस जगह पे अगर इस P पॉइंट को इस D पॉइंट पर ले लूं तो आप कहोगे ये वाला P खत्म होने के बाद क्या बनेगा BP और क्या बनेगा CP बन जाएगा, ये कि एक डायगोनल का काम करेगा। तो ये लेंथ मैक्सिमम हो जाती है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लेंथ क्या हो जाती है मैक्सिमम। तो पॉइंट ध्यान रखिए, इस भुजा पर अगर P मध्य बिंदु होता है मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट होगा तभी ये वाली लेंथ BP प्लस CP क्या देगी मेरे को मिनिमम देगी, है ना। अगर भुजा 4 है, मिड पॉइंट होने का मतलब ये भुजा कितनी 2, ये भुजा कितनी 2, ये कितनी है 4, ये कितनी है 4, कितने डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण। अगर ये 4 है तो स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना बनेगा √20, √20 और √20, यानी कि √20 को क्या लिखोगे 4 गुना 5 अंडर द रूट और इंटू क्या कर दो 2, तो आंसर आ जाएगा 2 गुना 2 रूट कितना 5, यानी कि जो मिनिमम लेंथ बन जाएगी वो मिनिमम लेंथ कितनी बन जाएगी 4√5। तो अगर आपके पास किसी भी वर्ग में ये इस प्रकार से मिनिमम साइड निकालनी पड़े तो मिनिमम साइड का एक क्राइटेरिया आप नोट कर लीजिएगा, ये तभी बनेगी जब ये P बिंदु किसी भी भुजा का मध्य बिंदु होगा। अगर मध्य बिंदु होगा तभी ये मिनिमम बनेगी। अगर इस पॉइंट को खींचकर आप A तक ले जाएं या D तक ले जाएं तो आप पाएंगे कि A पॉइंट खत्म हो जाएगा, D खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा BP प्लस PC, PC क्या बनेगा डायगोनल। यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ आपकी बनेगी जो कि सिमिलरली D पॉइंट पर भी क्या बनेगी मैक्सिमम। तो D और A पॉइंट से जब आप परे यानी कि दूर जा रहे होंगे तो मिनिमम लेंथ मध्य बिंदु पर जाकर बनती है। तो आज के क्वेश्चंस बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस एक दो सरल भी हैं, एक दो अच्छे लेवल के भी हैं। हर प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आसान और मुश्किल कुछ है ही नहीं। तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इतना ही करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।